हे गाइस, क्रेनियम के लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह इतने सालों बाद डॉक्टर बुआ और डॉक्टर फिन्या आपस में मिलते हैं। क्या अभी भी वो एक दूसरे से उतनी ही नफरत करते हैं या फिर उस नफरत में थोड़ा सा प्यार बाकी है? तो इसे जानने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 2। बुआ ने उस दिन ना जाने कितनी बार लंबी सांस ली थी। इतने सालों तक रातों की नींद खोकर पढ़ाई करने के बाद अब भी चैन नहीं मिल रहा था। ये तो जैसे किस्मत का पुराना हिसाब किताब वसूलने जैसा लग रहा था। लेकिन अब फिनिया के साथ एक ही टेंट में रहना पड़ेगा। लगता था ऊपर वाला कोई पुराना बदला चुका रहा है। ना उसे फिनिया दोस्त लगती थी, ना दुश्मन। बस एक पर्सनल कर्मा जैसा मामला था। बुआ उस हरे रंग के टेंट के सामने खड़ी थी, जो धूप और बारिश से बचाने वाली मोटी लेयर से बना था। यही सब स्टाफ के रहने का डोरमेट्री एरिया था। हादसे की जगह से करीब 200 मीटर दूर 7-8 टेंट लाइन में लगे थे। उसके टेंट के बाहर एक सफ़ेद बोर्ड पर काले अक्षरों में लिखा था, डॉक्टर बुसाया मैथिन। लेकिन असली चुभन उसे नीचे लगे बोर्ड से हो रही थी, जहां लिखा था डॉक्टर फिन्या थानानोन। साफ था कि फिन्या अब सच में पीएचडी पूरी कर चुकी थी। आखिरी बार जब बुआ और फिन्या का झगड़ा हुआ था, उसके बाद फिन्या ऐसे गायब हो गई थी जैसे कभी थी ही नहीं। बुआ को याद था कि फिन्या भी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की स्टूडेंट थी, लेकिन उसे अक्सर फील्ड वर्क पर भेजा जाता था, पुराने सभ्यताओं की खुदाई वगैरह में, जिससे उसका एक्सपीरियंस बहुत बढ़ गया था। बुआ ने एक और लंबी सांस ली और किस्मत को मान लिया। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिनिया एक बड़ा बैकपैक टांगे उसके पास से गुजरी और जानबूझकर बुआ के कंधे से टकरा गई। एक पल को बुआ का मन हुआ कि अपना पैर निकालकर उसे गिरा दे, लेकिन बड़ी मुश्किल से खुद को रोक लिया। इतना पढ़ने के बाद भी हरकतें जानवरों जैसी ही हैं। इतने सालों में सुधरने की बजाय तुम और भी बदतमीज बन गई हो। बुआ ने बिना सोचे समझे ये शब्द अपने मुंह से निकाले। ये सुनते ही फिनिया पलटी और गुस्से से बुआ की कॉलर पकड़ने आई, लेकिन बुआ ने जल्दी से उसका हाथ झटक दिया। लगता है तुम्हारी स्पेशलाइजेशन ने तुम्हारी जुबान भी काफी तेज कर दी है, डॉक्टर बुआ। फिन्या ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। उसकी निगाहें लगातार बुआ के होंठों पर टिकी रही और फिर टॉन्ट कसते हुए बोली, जरा संभल कर बोलिए अपने प्यारे से छोटे से मुंह से, डॉक्टर बुआ। क्या पता किसी दिन कोई नीच समझे जाने वाले ऊंचे ओहदे वाला इंसान आपको उस वक्त थप्पड़ ना जड़ दे जब आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हो। फिर फिन्या टेंट में घूमी और बोली, मैं टेंट के दरवाजे के पास वाला बेड ले रही हूँ, तुम अंदर वाला ले लो। उसका लहजा सुझाव से ज्यादा हुक्म जैसा था, लेकिन बुआ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अब और झगड़ा नहीं चाहिए था। बुआ ने टेंट के बाहर जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाई, आंखें बंद करके दुआ मांगी कि सब कुछ ठीक से हो, फिर धीरे से मिट्टी वापस गिरा दी। ये उसकी पुरानी आदत थी, हर एक काम की जगह पर ऐसा करती थी। लेकिन इस बार लग रहा था कि किस्मत साथ नहीं थी। फिंदिया फिर से उसके सामने से गुजरी और कहा, मैं कुछ खाने जा रही हूँ बुआ लाए। बुआ लाए बुआ का निक नेम था, जिसे कहकर फिन्या उसे कॉलेज टाइम में चिढ़ाती थी। बुआ को गुस्सा बहुत आ रहा था, पर उसने सोचा बहस करने से अच्छा है टाइम और मूड दोनों बचाना। उसे पता था फिन्या का स्वभाव कैसा है, चिड़चिड़ी, जिद्दी और कभी किसी की नहीं सुनने वाली। फिन्या गई तो बुआ टेंट में चली गई और अपने बेड पर बेडशीट को ढंग से जमाने लग गई। पहले दिन ज्यादा काम नहीं हुआ था, लेकिन जो भी हुआ वो गड़बड़ था, क्योंकि हड्डियां यूं ही ढेर में डाल दी गई थी। जब बुआ ने पहली बार वो ढेर देखा तो उसकी सांस रुक गई थी। उसे तुरंत रोकना पड़ा और कह देना पड़ा कि हड्डियों को वहीं छोड़ो जहां मिली हैं। उनके इर्द गिर्द डंडे और टेप लगाओ ताकि बाद में पहचान आसान हो, वरना एक एक हड्डी निकालकर अलग करना बहुत मुश्किल होता। साथ ही एविएशन डिपार्टमेंट ब्लैक बॉक्स ढूंढने में लगा था, ताकि पता चले प्लेन गिरा कैसे। बुआ और फिन्या से बात करते हुए पता चला कि प्लेन अचानक रडार से गायब हो गया था। फिर गांव वालों ने धमाके की आवाज़ सुनकर रिपोर्ट की
और जब पहुंचे तो बस मलबा और शव के टुकड़े बिखरे पड़े थे। हर कोई जोर शोर में जांच में लगा था, लेकिन बुआ के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, फिन्या यहाँ अचानक कैसे आ गई। पर फिर बुआ ने इस ख्याल को इग्नोर करते हुए कहा कि छोड़ो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। असल में बुआ हमेशा सोचती थी कि उसने ऐसा क्या किया था जो फिन्या को उससे इतनी चिढ़ थी। प्रोफेसर निसारा ने कभी खुलेआम किसी का फेवर नहीं किया था। उल्टा लगता था कि वो फिन्या को ज्यादा मौके देती थी। फिन्या तो उससे 100 गुना ज्यादा अनुभवी थी, दुनिया भर की मुश्किल इलाकों में काम कर चुकी थी। तो फिर ये जलन क्यों? बुआ ने सोचा, ज्यादा दिमाग लगाने से बस सर दर्द होगा। डिनर से पहले वो जल्दी से नहाने चली गई। वैसे भी अब रात हो रही थी और हवा में हल्की ठंडक थी। लेकिन नहाने के बाद बुआ मेस हॉल नहीं गई। एक पुलिस ऑफिसर खाना और पानी उसके बेड पर छोड़ गया था, साथ में बैज भी, जो उसे ऑपरेशन के दौरान पहनना था। बुआ ने राहत की सांस ली। अब उसे फिन्या के साथ डिनर में बैठने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। बुआ चुपचाप अपना खाना लेकर टेंट के बाहर निकली, कोई शांति वाली जगह ढूंढने। उसका खाना, चावल और सूखी सब्जी, थका देने वाले दिन के बाद बिल्कुल बेस्वाद लग रही थी। भूख भी नहीं थी। तभी किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। बुआ ने देखा, फिर वही कर्मा, फिन्या सामने खड़ी थी। प्लीज़, मैं थकी हुई हूँ, बुआ ने हाथ जोड़ने के अंदाज में कहा। अगर लड़ना है तो अकेले लड़ लो, मुझ में अब बात करने की भी ताकत नहीं है। मैं बस ये कहने आई थी कि अपना ध्यान रखना, फिन्या ने कहा। क्या अभी कहना ज़रूरी था? बुआ ने जवाब दिया, चुपचाप चावल चबाते हुए। बस इतना ही कहना था, देर मत करना बाहर। ये कहते हुए फिन्या चली गई। बुआ ने देखा, अंधेरे में उसकी परछाई दूर जाती दिखी। बुआ थोड़ी देर और वहीं बैठी रही। सोचा कि पहली बार रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाहर आई हूँ तो अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए था। लेकिन फिन्या को देखकर उसका सारा मूड खराब हो गया था। उसे शक था कि फिन्या को बुलाने का प्रोफेसर निसारा का कोई प्लान होगा, वरना पहले ही बता देती। खैर, फिन्या के तजुर्बे से काम जल्दी निपट सकता था, और बुआ भी जानती थी कि देश में ऐसे काम के लिए गिने चुने लोग ही होते हैं। फिर भी बुआ ने तय किया, जितना हो सके उससे दूर रहूंगी। थोड़ी देर बाद वो उठी और टेंट की तरफ लौट गई। सुबह जल्दी उठकर फिर हड्डियों से भरे उस मलबे का सामना करना था। वो सोच रही थी, काश आज की रात थोड़ी चैन से गुजर जाए। लेकिन शायद किस्मत का इरादा कुछ और था। टेंट के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनकर बुसाया, जो बस सोने ही वाली थी, नींद से चौंक गई। उसने अंधेरे में हाथ बढ़ाकर घड़ी देखी। 2:28 हुए थे। सबको पता था कि बुआ ना सिर्फ अपनी फील्ड की एक्सपर्ट थी, बल्कि गहरी नींद लेने की भी मास्टर थी। लेकिन जब जगह नहीं हो तो पूरा रिलैक्स होना मुश्किल होता है। उसे पता था कि अगर आज रात ठीक से नहीं सोई तो सुबह थकी थकी उठेगी और फिर काम में देर हो जाएगी। लेकिन बाहर कदमों की आवाज़ लगातार उसकी नींद खराब कर रही थी। इस वक्त कौन घूम रहा है, उसने सोचा। फिर उसके दिमाग में आया, कहीं कोई भटकती आत्मा तो नहीं। वैसे उसने शाम को ही मिट्टी उठाकर सब रिवाज पूरे कर दिए थे, जगह की आत्माओं से परमिशन मांग ली थी। बुआ ने करवट ली। अपनी पर्सनल कर्मा यानी फिन्या से पीठ घुमाकर लेट गई। वो उसकी मौजूदगी को भी नज़रअंदाज करना चाहती थी। शाम से फिन्या अलग अलग तरीकों से उसे उकसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बुआ ने ठान लिया था, ना झगड़ूंगी ना जवाब दूंगी। सोना उसके लिए बहस करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी था। उसने तो ये तक सोच लिया था कि अगर फिन्या ने ज़्यादा परेशान किया तो वो दूसरे टेंट में जाकर सो लेगी। तभी बुआ ने देखा, फिन्या भी हल्के से सरकी और चुपचाप अपने तकिए के नीचे कुछ टटोलने लगी। लाइट मत जलाना, फिन्या ने फुसफुसाते हुए कहा। आवाज़ मत करना, और अगर कुछ सुनाई दे तो बाहर मत निकलना। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे कोई सांस ले रहा हो। बुआ को कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया, जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली हो। उसने फिन्या की बात मान ली और खुद को मुश्किल से हिलने से भी रोका।
फिर उसने महसूस किया कि फिन्या धीरे धीरे टेंट के दरवाजे की तरफ सरक रही थी और बड़ी सावधानी से जिप खोलने लगी, बस इतना कि बाहर झांक सके। पहली रात ही यहाँ के भूत बड़े गर्म मिजाज निकले। फिन्या बड़बड़ाई और फिर धीरे से टेंट से बाहर गायब हो गई। अब बुआ कर भी क्या सकती थी, बस चुपचाप लेटी रही और मन ही मन दुआ करती रही कि सब ठीक ठाक रहे। लेकिन जैसा वो सोच रही थी, हालात वैसे रहने वाले नहीं थे। इस चैप्टर के लिए अभी इतना ही गाइस, और बहुत जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।